मोटा अनाज खाओ और स्वस्थ रहो। जी, यही थीम लेकर केंद्र सरकार इस वर्ष का जो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 बेहतर आपके लिए, बेहतर किसानों के लिए और बेहतर धरती के लिए, यानी कि कुल मिला के हमारी जो धरती माता है पिछले कई सालों के दोहन से, प्रदूषण से वो ख़राब हो चुकी है, उनकी मिट्टी ख़राब हो चुकी है। तो हम मोटा अनाज के माध्यम से, अपनी परंपरागत खेती के माध्यम से फिर से हम अपनी धरती माँ को फिर से ला सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। तो इसी वर्ष को लेकर जो मिलेट्स कॉन्क्लेव है राजस्थान सरकार की ओर से यहाँ हो रहा है। इस वक्त हम लोग यहाँ देख सकते हैं कृषि और किसान मंत्रालय की ओर से ये मिलेट्स विकास निदेशालय है। यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं बाजरा, ज्वार, रागी और चीना समेत बहुत सारे जो मोटा अनाज है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए किस तरह से बेहतर है और किसान उस तरह से उसको उगाकर उसकी फसल से कैसे कमा सकते हैं, ये दोनों विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कृषि मंत्रालय के जो तकनीकी अफसर हैं अजय स्वामी जी, वो हमारे साथ में हैं। तो वो बताएंगे हमें मोटा अनाज का लाभ और किसानों के लिए, यानी कि आम आदमी और किसान किस तरह से। तो अजय जी, पत्रिका के इस खास कार्यक्रम में आओ गाँव चले में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप बताइए कि मोटा अनाज का विषय पूरे साल भर चल रहा है और ये पूरा वर्ष जो है वो भी मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे मिलेट खाओ स्वस्थ रहो, ये क्या थीम और किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं? भारत सरकार ने सन 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था, जो कि एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा यह बताया गया कि टोटल 8 तरह की मिलेट क्रॉप को डेजिग्नेट किया गया है। इसके अंदर इन्होंने 2 कैटेगरी में इसको विभाजित किया है। पहली कैटेगरी जो है वो मेजर मिलेट है, जो कि एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से बनाई गई है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो माइनर मिलेट्स है। मेजर मिलेट्स के अंदर अपने ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। माइनर मिलेट्स के अंदर 5 क्रॉप्स आती है, जो कि जैसे प्रोसो मिलेट है, फॉक्सटेल है, बार्नयार्ड मिलेट है और कोदो और कुटकी है। ये सभी जो क्रॉप्स हैं वो सब अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग ज़िलों के अंदर पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले बाजरा की, तो बाजरा और जवार 2 ऐसी क्रॉप है जो कि राजस्थान के अंदर बहुतायत पाई जाती है। राजस्थान बाजरा के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से। और अगर जवार की बात करें तो जवार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। बाजरा के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी उच्च होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गर्मियों के दौरान के अंदर बाजरा को थोड़ा कम खाया जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर हीट होती है, लेकिन सर्दी के अंदर इसकी रोटी बना के खाई जाती है, जो कि आज से 3000 ईसा पूर्व से इन सभी मिलेट क्रॉप्स को पूरे भारतवर्ष के अंदर खाया जा रहा है, क्योंकि ये भारत की इंडिजिनस क्रॉप्स हैं। जैसे कि गेहूँ और चावल जो कि विदेशी फसलें हैं, लेकिन यह हमारी भारतीय फसलें हैं। अब हम बात करें ज्वार की। ज्वार जो है उसके अंदर बहुतायत मात्रा में जिंक भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। वह लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट होती है और दूसरी जिनके बोन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ज्वार एक अच्छा सोर्स है। तीसरा रागी है। रागी क्रॉप सबसे ज़्यादा कर्नाटका और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कर्नाटका एरिया और प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान रखता है। रागी के अंदर दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए हड्डी के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हाइपरटेंशन के अंदर रागी को एक बनाना शेक की तरह मिल के साथ में शेक बना के और इसको पिया जा सकता है। फिर बात करें प्रोसो मिलेट, यह सिर्फ पहाड़ी एरिया के अंदर होती है, जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड, और कुछ एरिया जैसे कि तमिलनाडु और उड़ीसा है, वहाँ पर भी इस क्रॉप का उत्पादन किया जाता है। यह प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है। इसके अंदर विटामिन नियासिन और विटामिन थाइमिन इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है, और जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट की। ये फॉक्सटेल मिलेट आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, कुछ मात्रा के अंदर तमिलनाडु में, उड़ीसा में और तेलंगाना के अंदर भी इसको उत्पादित किया जाता है। फॉक्सटेल मिलेट जो होता है इसी के अंदर हीट होती है, इसीलिए इसको स्प्राउटेड फॉर्म के अंदर भी खाया जाता है। यह है सबसे ज़्यादा इसको पानी के अंदर उबाल के और फिर ठंडा करके इसके दाने को लसलसा बना के और फिर बाद में खाते हैं, जो कि हाइपरटेंशन के लिए भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्लूटीन की मात्रा होती है, वो ग्लूटीन की मात्रा को यह निकाल देता है और उसके बाद में हमारे जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उन सब की मात्रा को कम कर देता है। अब बात करें कि कैसे ये कैंसर के अंदर और हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, तो जब हम गेहूं या चावल खाते हैं तो हमारे आर्टरीज़ के अंदर प्लेक्स जम जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। लेकिन यह जो क्रॉप्स है यह बेसिकली उन प्लेक्स को हटा देती है और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जो कि हमारी आर्टरीज़ को खुला और स्वस्थ रखती है, जिसके कारण हमें हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा हार्ट की जो डिजीज़ है वो भी नहीं हो पाती है। अब बात करें सावा की, यह उपवास के अंदर एक सबसे अच्छा साधन है। बेसिकली ये एक अनाज ही है, लेकिन उपवास के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है।
बार्नयार्ड मिलेट की एक खासियत यह भी है कि यह एक स्मॉल सीडेड ग्रास है जो कि अपने खेतों के अंदर मुंडेर में कहीं पर भी ये हो जाती है और इसको चारे के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर भी विटामिन और ग्लूटीन फ्री है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका काफ़ी कम होता है। अब बात करें कोदो और कुटकी की, यह दोनों एमपी के अंदर पाई जाती है और दूसरा नंबर बात करें तो यह तमिलनाडु और तेलंगाना में भी होती है। अपने राजस्थान राज्य के अंदर यह कुछ मात्रा के अंदर जो एमपी से टच है या गुजरात से जो बॉर्डर एरिया है जैसे कि जालोर हो गया, सिरोही हो गया, माउंट आबू हो गया, वहाँ पर इसको उगाया जाता है और यह उपवास में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोदो कुटकी से बेसिकली कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा सावा से पुलाव बना सकते हैं, अपने कुटकी से चावल बना सकते हैं जो कि एक पुलाव की तरह भी बनता है, बिरयानी भी बना सकते हैं, कोदो का ढोकला बना सकते हैं, सावा की खीर बन सकती है, जवार की कुल्फ़ी जो कि आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। महाराष्ट्र के अंदर इसकी काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे फार्मर्स ने लगा रखी है। किसानों के ये सबसे अच्छी मतलब एक मैं कहूँगा एक रेसिपी है जो कि आज के टाइम में आम जनमानस को बेहद ज़्यादा पसंद भी आ रही है। उसके बाद में बर्फ़ी और इडली की बात करें जो कि चीना से बनाई जा सकती है, चीना जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए जो कि मिलेट्स आमतौर पर ये कहा जाता है कि यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन अलग अलग तरह की रेसिपी बना के इसे ये कह सकते हैं कि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं जो कि लोगों को पसंद भी आ सकता है। आजकल के बच्चे जैसे कि जिनको पिज़्ज़ा बर्गर की आदत है वो पिज़्ज़ा बर्गर भी अपने बैटर के रूप में इन सब को यूज़ करके बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे जैसे मैगी की आदत है तो मैगी भी कोदो की बनाई जा सकती है जो कि काफ़ी लाभदायक है। इसके बाद में बात करें कि इससे हमारा जैसे किसान है या फिर हमारा आज के टाइम के अंदर युवा वर्ग है किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, किस तरह से इस बिज़नेस के अंदर अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में शामिल करके और उसके बाद ये तो बात आपने जैसे बताई कि स्वास्थ्य को लेकर। हाँ जी। अब आप बताना चाहते हैं कि किस तरह से युवा या उद्यमी या मतलब यानी कि किसान उद्यमी किस तरह से बन सकता है, हाँ। उसको लेकर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से एक पहल शुरू की गई है जिसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, और दूसरा जो स्कीम है वो NFSM न्यूट्री सीरियल के नाम से चलाई जा रही है जो कि सन 2014 से भारत सरकार ने चलाई है, जिसके अंदर स्टेट्स जो है 40% शेयर मैच करते हैं और 60% शेयर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ है ये जो शेयर है ये बेसिकली किसानों को एक बीज के रूप में भी दिया जाता है और किसानों को इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, या फिर अदर इससे जुड़े हुए थ्रेशर हो गए, या फिर अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जिससे कि वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें। इन सभी फसलों को उत्पादन के लिए इनको यूज़ भी कर सकते हैं और जिससे कि इनसे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दाना निकालना हुआ या फिर डी हस्किंग हुई या फिर रागी की पॉलिशिंग हो गई, या फिर इसके बाद में इनके अंदर स्टोन को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर होता है। यह सब चीज़ें इससे यूज़ की जा सकती है। तो मैं सबसे पहले नज़र डालना चाहूँगा जो कि हमारे किस तरह से मशीनों को इसमें यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले मशीन आती है इसमें बिस्किट बनाने के लिए। तो बिस्किट को सबसे पहले बनाने के बाद में इसको पकाया जाता है, तो पकाने के लिए भी एक सेपरेट इसकी एक मशीन है और अपने को इसको छीलना भी पड़ता है। सबसे पहले जो भी फ्लेक्स आता है तो उसको छीलने के लिए भी एक सेपरेटर के नाम से एक मशीन होती है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको गर्म किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हीट निकालने के लिए ठंडा भी किया जाता है, तो उसके लिए भी सेपरेट कूलेंट और हीटर के रूप में भी मशीनें तैयार की गई है। ये मशीनें एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो IIMR के नाम से एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट स्थित है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहा जाता है, वहाँ पर इसकी बाकायदा एक फ़ंड दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, और इसके साथ में उस फंड के तहत जितने भी हमारे किसान भाई है वो वहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग। इनसे तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं, इससे तरह तरह के ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो जिनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद में इनको मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है जिससे कि अपनी आय को वो दुगना कर सके, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी है। और उससे ये भी होगा कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी और आम जनमानस तक इसके बने हुए जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सब पहुंच पाएंगे, और पहुंचने के बाद में सभी को ये उपलब्ध होगा और अपने स्वास्थ्य को भी वो इससे काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि किस किस तरह की जो फसलें होती है, जैसे कि बाजरा, ज्वार जो कि चित्र के माध्यम से हमने दर्शाई गई है, कोदो मिलेट है, कंगनी है, चीना है, कुटकी है और सावा है। और इसके अंदर देखा जाए इसे एक तरह से पौष्टिक अनाज कहा जाता है, मैजिक मिलेट के नाम से भी हम कहते हैं। और
यह एक तरह से देखा जाए तो स्मॉल मिलेट जो भी हैं, इनको हम यूँ कह सकते हैं कि स्मार्ट फूड है। आज के टाइम के अंदर ये भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें न्यूट्रिशन और हमें जो भी एक अच्छा जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो हमें नहीं मिल पाता, लेकिन उसको जैसे किस तरह से हम लोग जो हम आज के टाइम में चावल और गेहूँ खा रहे हैं उसके बनिस्बत हमें किस तरह से ये चीज़ें हमें ज़्यादा मिल सकती है। गेहूँ और चावल के अंदर ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 100 के आसपास होता है, लेकिन इनके अंदर 50 से 62 के बीच में ही पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर डाइटरी फाइबर भी मिलता है। वो डाइटरी फाइबर जो है वो हमारे भोजन को पचाने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित हुआ है। और हमारा बॉडी का जो पीएच है वो बेसिकली हमारे खून का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जो कि अल्कलाइन फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन हम जो भी गेहूँ चावल खाते हैं वो अम्लीय किस्म का होता है, तो अम्लीय होने के कारण हमारी बॉडी भी एक तरह से टॉक्सीफाई हो जाती है। तो उस टॉक्सिक को हटाने के लिए बेसिकली मिलेट हमें खाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो तासीर है वो अल्कलाइन नेचर की होती है, जिसे हिंदी में हम क्षारीय तासीर कहा जाता है। अब उसके बाद में कहें कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है। जब आप गेहूं और चावल से ओवरऑल जब कंपैरिजन करेंगे मिनरल्स का, इसका विटामिन्स का, और उसके साथ में जैसे कि जो भी जिंक है या फिर प्रोटीन आ गया या फिर एनर्जी लेवल आ गया, वो सब इसके अंदर हाई वैल्यू के अंदर पाई जाता है। अब उसके बाद में जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिसे सीलियक डिजीज़ कहा जाता है। ये सीलियक डिजीज़ ऐसी है कि आज के टाइम में कुछ बच्चों में देखें जिनके अंदर ग्लूटीन से एलर्जी होती है। ग्लूटीन से एनर्जी जो हम गेहूं और चावल से खा रहे हैं, जो कि ग्लूटीन इनके अंदर पाया जाता है काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर, जो कि हमारे क्या है कि आटा को लसलसा बनाने के लिए और उससे रोटी बनाने के लिए काफ़ी मददगार होता है। लेकिन ये मिलेट के अंदर वो आटे से रोटी बनाने में उतना सहायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्लूटीन नहीं होता। लेकिन एक ग्लूटीन एक तरह से देखा जाए तो यह एक जहर के रूप में काम करता है, जो कि बॉडी को टॉक्सिक कर देता है। लेकिन इन सभी मिलेट्स के अंदर जो हमारी भारतीय फसलें हैं, इनको खाने से आपको किसी तरह का टॉक्सिन आपको नहीं मिलेगा, जो कि ग्लूटीन जिसे कहा जाता है, वो सभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यही भारत सरकार का प्रयास है कि फूड प्लेट के अंदर इसको शामिल करना चाहिए, और फूड प्लेट में शामिल करेंगे जिससे कि क्या सभी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अब एक और बात है कि मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से भारत सरकार की अलग अलग स्कीम्स है जो कि किसानों के लिए और युवाओं के रोज़गार के लिए है। सबसे पहला आता है जो कि IMR हैदराबाद को एक प्रोजेक्ट दे रखा है, जिसे सेल्फ लाइफ एनहांसमेंट के नाम से कहा गया है। ये जो सेल्फ लाइफ एनहांसमेंट है, ये बेसिकली जो बाजरा होता है जिसका आटा बना लिया जाता है, या कोदो कुटकी का आटा बना लिया जाता है, वो सिर्फ 5-7 दिन की ही उसकी सेल्फ लाइफ होती है। बाजरा की जैसे 15 दिन होती है या फिर 25 दिन होती है, लेकिन उसके बाद में वो खट्टा हो जाता है, जो कि खाने के लायक नहीं रहता। तो उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो उसकी आयु को बढ़ाने के लिए उस प्रोजेक्ट के दौरान रिसर्च किया जा रहा है, और इस तरह की बाजरे की कई किस्में डेवलप की जा रही है, जिससे कि उससे बनाया हुआ आटा है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सके और इसका सेवन भी अच्छे से किया जा सके। और दूसरा जो प्रोजेक्ट दे रखा है जिसे कि सीड हब कहा जाता है, बीज हब। तो यह जो बीज हब है बेसिकली मिलेट के 25 सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जो कि 27 राज्यों के अंदर हैं। इन सभी 27 राज्यों के अंदर ये सभी 25 सेंटर्स को स्थापित किया गया है। वहाँ पर जो भी इनसे संबंधित जो भी क्रॉप्स है, जैसे कि रागी हो गया, कोदो कुटकी हो गया, इन सभी का सीड प्रोडक्शन किया जाता है। सीड प्रोडक्शन के बाद में इनका स्टॉक पाइलिंग की जाती है। स्टॉक पाइलिंग करने के बाद यह किसानों में या फिर बाहर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो कि इससे कोई भी तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं IMR के थ्रू हेल्प लेकर, तो वह इनसे ख़रीद सकते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी स्कीम्स की गई है। इनसिप जो कि एक पहले स्कीम चला करती थी, सन 2014 में उसको बंद करके और इसको NFSM न्यूट्रीसील के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने टोटल 2700 करोड़ रुपया इसके लिए सन 2014 में दिया था, जो कि सार जो कि बढ़ती जा रही है। अब जैसे इसको हम देखें कि इंडिया के अंदर जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ पर तो जितना भी स्कीम चल रही है उस सब के अंदर 60 और 40 के रेशियो के हिसाब से सरकार पैसा देती है। लेकिन जैसे कि हिली स्टेट्स हो गए या फिर यूटीज़ हो गई या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, तो उन 7 सिस्टर स्टेट्स में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फंड देती है। जैसे कि 90% जो शेयर है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार देती है। 10% शेयर जो है वो राज्य सरकार उसके अंदर मिलाती है। तो कंप्लीट एक स्कीम का पैसा इस तरह से उसके अंदर फॉर्म किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को
फ़िलहाल जो किसानों के लिए ये दे रहे हैं, सभी स्कीम्स दे रहे हैं, वो बेहद ही मतलब बढ़िया है और युवाओं को भी इसके आगे आना चाहिए और किसानों को भी बढ़ चढ़ के अंदर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। वह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, इसके साथ में RARS और ARS जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जिन्हें कहा जाता है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और कई सारी स्कीम्स को अवेल करके और फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो किसान हैं, युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो अगर यहाँ किसी संपर्क करना चाहें ऑनलाइन या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे पहली बात ये है कि तहसील लेवल पर KVKs बना रखें। कृषि इस तरफ हम आइए, थोड़ा सा घूमते हुए बात करेंगे आपसे। यहाँ प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही है। हाँ, ये सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र बना रखे हैं जो कि हर ज़िले के अंदर 2 से 3 लगभग हैं। वहाँ पर जाकर आप मिलेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सीड से संबंधित ले सकते हैं, पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की चल रही है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, उससे संबंधित ले सकते हैं। और इसके साथ में जैसे मुख्यमंत्री बीज वितरण योजना है जो कि बाजरा से संबंधित शुरू की गई है पिछले साल से। केंद्र सरकार के द्वारा भी बीज मिनी किट की एक योजना शुरू की गई है, उसके बारे में भी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सकती है। इम्प्लीमेंट्स भी वहाँ से वो ले सकते हैं। और दूसरी बात करें कि बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि एक्रिप सेंटर्स हैं और हमारे जोधपुर के अंदर काजरी एक इंस्टीट्यूट है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बाजरा अनुसंधान केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पर्ल मिलेट जो कि बाड़मेर के अंदर स्थापित किया गया है, जो कि वहाँ बनाया गया है, जहाँ पर रिसर्च भी किया जाएगा, प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे, किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, आम जनमानस को वहाँ पर बुलाकर इसके बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। तो यह सब एक किसानों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा और यह एक मिसाल बनेगी आगे आने वाले टाइम के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अजय स्वामी जी, जो कि कृषि मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से मिलेट खाओ, स्वस्थ रहो, और जो भी आप युवा इससे जुड़ना चाहते हैं या जो ऐसे किसान जो उद्यमी बनना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो मैं अपने सहयोगी अब्दुल बारी के साथ शैलेंद्र शर्मा।